नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर में प्रशासन व औषधि विभाग की टीम ने नई मंडी क्षेत्र के शेरपुर में छापेमारी करते हुए घर से बरामद की भारी मात्रा में अवैध एक्सपायर दवाइयां। रामपुरी में चल रहे नाला प्रकरण को लेकर रामपुरी वासियों ने अपने घरों पर चिपकाए भाजपा व जिला प्रशासन के उत्पीड़न के चलते मकान बेचने के पोस्टर। शनिवार को जनपद में ग्राम पंचायत सदस्यों के 14 शासकीय पदों में ग्राम प्रधान के 2 तथा बीडी सदस्य के 1 पद हेतु हुआ पुनः मतदान। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र के ग्राम नगला बुजुर्ग निवासी दलित लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई गांव के समुदाय विशेष के युवकों द्वारा अपनी पुत्री की बरामदगी की गुहार। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की चरथावर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक छात्र बदमाश को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जनपद का औषधि विभाग कोरोना काल में लगातार नकली दवाइयों का व्यापार करने वालों की कमर तोड़ने में लगा है। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर के औषधि निरीक्षक की टीम ने नई मंडी कोतवाली पुलिस को साथ लेकर सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह के नेतृत्व में ग्राम शेरपुर के एक मकान पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध एक्सपायर दवाइयां बरामद की है। हालांकि इन दवाओं का मालिक मौके पर नहीं मिल सका है। औषधि विभाग द्वारा सभी दवाइयों को सीज करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व नगर के औषधि विभाग को ग्राम शेरपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा अवैध दवाइयों के व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर प्रशासन ने शनिवार को जब इनाम पुत्र यासीन के मकान पर छापेमारी की तो मौके से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की दवाइयां बरामद हुई। इनमें से अधिकांश दवाइयां एक्सपायर थी तथा प्रशासन के अनुसार इन दवाइयों की डेट को मिटाकर इन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। हालांकि आरोपी इनाम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है तथा उसके परिजन इन दवाइयों की खरीदारी का कोई भी बिल पुलिस को नहीं दिखा सके हैं, जिस कारण औषधि विभाग ने सभी दवाइयों को सीज करते हुए आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पूरा मामला ये है कि यहाँ एक प्रधान के छोटे भाई हैं, एक राम प्रधान हैं, उनके छोटे भाई इनाम है। ये इनाम का आधार है, उसी में जो है सारी सैंपल की दवाइयाँ, फिजिशियन सैंपल है, एक्सपायरी दवाइयाँ हैं। एक्सपायर मेडिसिन को की एक्सपायरी मिटा करके फिर से रिपेंड करके बेचा जाता था और लगभग कम से कम 50 लाख तक की दवाएं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। एग्जैक्ट फिगर तो सीजर होने के बाद ही पता चल पाएगा। इसमें ड्रग एक्ट के तहत 18/27 धारा में जो है इन पे कार्रवाई बनेगी। सर क्या कोविड चल रहा है, सर कोविड से संबंधित कोविड की दवाएं भी इसमें होनी चाहिए, पूरी संभावना है, लेकिन अभी हमें हाथ नहीं लगी है, लेकिन पूरा सीजर बनने के बाद ही हो जाएगा। ठीक है ना? और सर क्या उधर हो किनारे की जा रही है सर, उधर पीछे क्योंकि क्या करते सर कोई कार्य दवाई का इन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं दिया है। इनाम के मिलने के बाद या आने के बाद ही पता चले। वैसे चांसेस ये है कि लाइसेंस नहीं है इनके पास। भाई प्रधान हो या कोई भी हो, हम कह देते हैं प्रधान नहीं विधायक हो, इससे मतलब नहीं है। हमें तो ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है। देखिए, 2 दिन पूर्व हमें एक सूचना मिली थी कि ग्राम श्रीनगर में एक व्यक्ति हैं इनाम पुत्र यासीन, उनके द्वारा दवाइयों का व्यापार किया जाता है। तो इस सूचना पर आज ड्रग की टीम के द्वारा और एसएचओ नई मंडी के द्वारा मेरे द्वारा यहाँ पे छापेमारी कार्रवाई की गई। और चूँकि इनाम पुत्र यासीन तो यहाँ उपस्थित नहीं मिले, लेकिन जब सर्च किया गया तो बहुत अधिक मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ दवाइयाँ बरामद हुई हैं। और अभी तक इन लोगों के जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा कोई भी लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितनी दवाइयाँ मिली हैं उसमें अधिकतर दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं। और यह भी संज्ञान में आया है कि उन एक्सपायर्ड दवाइयों की जो एक्सपायरी डेट है उसको मिटाकर संभवतः ये दवाइयाँ आगे भी बेची जा रही हैं। तो एक गंभीर आपराधिक यहाँ पे कृत्य हुआ है और इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद हैं और बाकी ड्रग्स विभाग की टीम भी बुलाई जा रही है और इसकी हम लोग डिटेल में जांच करा रहे हैं और उसके बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। सर बताया जा रहा है प्रधान है, वर्तमान में प्रधान है क्या सर? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन इनके घर के अंदर जो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं उनके कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। तो क्या प्रधान जी से क्या संबंध है अब ये कहना संभव नहीं है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि गलती किसके द्वारा की गई है और अगर यही दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काम क्या करते थे व्यक्ति साहब, बता जा रहा प्राइवेट? देखिए, यही सूचना मिली थी कि इनके द्वारा यहाँ से दवाइयों का व्यापार किया जाता है। अब चूंकि वो खुद मौके पर नहीं मिले हैं तो उनके बयान अभी हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जितना पूछताछ में संज्ञान में आया है और देखने से पता चल रहा है कि निश्चित रूप से दवाइयों का व्यापार किया जाता है। कितने की कीमत होती है दवाइयों की जो फिलहाल? अभी देखिए, सारी दवाइयों को सीज किया जा रहा है, इसके बाद इसका भी आकलन किया जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अधिक संख्या में दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं।
मुजफ्फरनगर में रामपुरी वासियों व प्रशासन के बीच नाला निर्माण को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में जहां प्रशासन ने शुक्रवार को नाला निर्माण का विरोध कर रहे कई महिला व पुरुषों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन नगर के कई हिंदू संगठनों के विरोध के चलते प्रशासन को सभी लोगों को रिहा करना पड़ा था। वहीं शुक्रवार को इस मामले में क्षेत्रवासियों ने भाजपा व जिला प्रशासन पर अपने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपका दिए थे। हालांकि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रात में इन पोस्टरों को फाड़ने की कोशिश भी की गई, जिसकी वीडियो क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। शनिवार को जब इस मामले में हमारी टीम ने रामपुरी पहुंचकर क्षेत्रवासियों का पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि नाला प्रकरण में जिले के भाजपा के मंत्री व जिला प्रशासन हठधर्मिता करने पर उतारू है तथा जबरदस्ती नाले को इसी मार्ग से ले जाना चाहते हैं, जबकि नाले को अन्य मार्ग से निकालकर भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है, जिस कारण क्षेत्रवासी इस क्षेत्र से अपना मकान बेचकर पलायन के लिए विवश हैं। मेरा नाम सौरभ है। यहाँ पे जो पोस्टर जब्त किए गए थे मकान बिकाऊ के लिए किए गए थे, प्रशासन और भाजपा के लोगों ने जो उत्पीड़न किया है ज़बरदस्ती नाला बनाकर, ये नाला यहाँ से ना निकाल कर कहीं और से भी निकाला जा सकता है। ज़बरदस्ती ये नाला निकलवा रहे हैं और कल कई मोहल्लों के लोगों को भी जो बिना विरोध कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनको कल रात छोड़ दिया गया है। कितने ऐसे घर आए जो बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए? कम से कम यहाँ पे 200-250 घर होंगे जो बिकाऊ के पोस्टर लगेंगे और भी लगेंगे। अभी फाड़े गए कुछ पोस्टर? ये रात में फड़वा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये नाला यहाँ से ना निकल कर कहीं और से निकला जाए। भैया इसलिए पोस्टर लगाए गए थे, जब ये यहाँ पे नाले खुदे, हमें पहले से दिक्कत है पानी की वजह से, और नाले यहाँ पे खुदे, ये पानी भरे तो और हम क्या करेंगे? हमारा साथ भी कोई नहीं दे पा रहा। जब एक मकान हमारे नीचे गहर में आ गए, पानी भर रहा है, रात तो उठ के हम पानी भरते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो हम जब परेशान तो हम क्या करेंगे? हम तो ये मकान ही बेचेंगे। हमारे घर में तरेड़ी आई कल, ये नाला खोलने वाली मशीन जो आई थी उसकी कप्पन से वो जैसे वो हुई, तो इसीलिए इसमें जो वो हुई तो इसलिए तरेड़ आई हमारे घर में, अंदर तक परेशान नहीं आई। हम पोस्टर लगे हुए किस तरह के पोस्टर लगे? ये पोस्टर जिन लोगों ने पोस्टर लगाए 100-150 घर है हमारे, इसलिए पोस्टर लगाए हमने। हम परेशानों को पोस्टर लगाए, क्या करेंगे जब हम यहाँ पे इतने पानी के बीच में रह कर परेशान होंगे हैं। अब हम इतना नालियों के इससे पूरे दिन नालियों में हाथ रहते हैं हमारे, और नाला खुदने पे हमारा क्या हाल होएगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको लेकर कहाँ जाएंगे हम? नहीं हमारे मकानों की बैठ गई तो हम क्या करेंगे भैया उनका? हम तो परेशान होकर बेचेंगे। देखिए जो पोस्टर लगाए हैं, मकान बेचने के पोस्टर लगाए हैं, यहाँ से प्लान करने की पूरी तैयारी है पूरे रामपुरी निवासियों की, क्योंकि यहाँ पे परेशानी इतनी है, पहले ही जो नाला बना हुआ है वही अवर चौक रहता है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा नाला जबरदस्ती शेरपुर, साउदीपुर का और दक्षिणी रामपुरी का पानी इधर छोड़ने की तैयारी है, जबकि ये नाला रोड पर डल सकता है। अभी कुछ दिन पहले प्रशासन से ही मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी फैसला होगा उसमें आप सबके संज्ञान में लेकर के, आपको विश्वास में लेकर के तभी कराया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। कल सभी प्रशासन पूरा कम से कम 250-300 आदमी पुलिस फोर्स को लेकर के यहाँ प्रशासन पहुँचा है और ज़बरदस्ती कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और यहाँ कार्य चालू किया गया है, जो कि गलत है बिल्कुल। आप देखो जैसे कल मकान यहाँ मशीन चल रही थी, उससे एक मकान में इतनी दरार आ गई कि मकान गिरने के भी कगार पर है। पोस्टर भी लगाए गए थे यार, फिर वो फाड़े भी गए, किसके द्वारा? ये किसी अज्ञात लोगों के द्वारा फाड़े गए हैं, जिसकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास। कौन है अज्ञात लोग? नहीं, ये तो देखो शासन प्रशासन का काम है देखना है कि किसने पोस्टर फाड़े हैं, और पोस्टर अगर ये फाड़ के अगर सोचते कि पोस्टर फट जाएंगे तो नहीं बेचेंगे। मकान हमने बेचना ही है, पूरे मोहल्ले ने निर्णय लिया हुआ है। अच्छा, जैसे आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती आगे क्या रणनीति रहेगी आगे? नहीं देखिए, रणनीति हमारी कुछ नहीं है, हमारी रणनीति है कि हमारे मोहल्ले का सुविधा से पानी निकले और ये नाला इधर को ना डले, नाला जो निकले सीधा रोड पर गया। अगर ऐसी प्रणाली नहीं होती तो ये नाला देखो काम ये सभी का है, सामाजिक काम है, और मेरा कल्ला का व्यक्तिगत मामला नहीं है, पूरे मोहल्ले का काम है ये। इसमें ऐसा नहीं है, जो भी पूरे मोहल्ले वासियों को निर्णय होगा वो किया जाएगा। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए ग्राम पंचायत पदों हेतु पुनर्मतदान किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जनपद में पिछले दिनों हुए ग्राम पंचायत चुनावों के बाद जनपद में 1480 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रह गए थे। इसके अलावा निर्वाचित हुए एक बीडीसी सदस्य व 2 ग्राम प्रधानों की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इन रिक्त हुए क्षेत्रों में पुनर्मतदान के आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए थे। इसी कड़ी में शनिवार 12 जून को इन सभी क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा संपन्न कराई गई।
मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्राम न्याजूपुरा में भी ग्राम प्रधान पद हेतु शनिवार को पुनर्मतदान का आयोजन किया गया। इस बार ग्राम प्रधान पद पर दावेदारी हेतु 2 प्रत्याशी मैदान में थे। जिला प्रशासन द्वारा पुनर्मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि पुनः मतदान व कोरोना संक्रमण के चलते लोगों में मतदान का जोश पहले जैसा नहीं दिखाई पड़ा तथा लोगों ने आराम के साथ मतदान किया। इस मतदान के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये चुनाव के बाद मतगणना के उपरांत कुछ हमारे ग्राम पंचायत मेंबरों के पद रिक्त रह गए थे। लगभग 1480 पद थे। इसके अलावा 2 निर्वाचित प्रधानों की मृत्यु हो गई थी, 1 बीडीसी की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से 2 प्रधान पद पे, 1 बीडीसी पद पे और बाकी शेष जो है ग्राम पंचायत मेंबरों के पद पे ये अभी नामांकन हुआ था, जिसमें से हमारे मात्र जो है केवल 86 पदों पे अब चुनाव हो रहा है आज, जिसमें 2 प्रधान पद के हैं बारला और कुटबी, 1 बीडीसी मोरना का है। बाकी शेष जो 83 पद है वो ग्राम पंचायत मेंबरों के हैं। बाकी सारी पद जो है हमारे वो निर्विरोध जो है भरे आ चुके हैं। उसमें आज चुनाव चल रहा है। उसमें 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। एसडीएम अपने इसको मॉनिटर कर रहे हैं और शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। तो जिले में कितनी जगह से चुनाव हो रहा है? ये 9 ब्लॉकों में चुनाव है, क्योंकि मेंबर हर जगह थे, डिफरेंट जगहों पे मेंबर हैं और हर ब्लॉक में चुनाव हो रहा है। तो सर जो चुनाव सर कोविड से ही मौत हुई उन लोगों की आपस से लगी? नहीं, इनकी जनरल मृत्यु है और इसका जो निर्वाचन के परिणाम के उपरांत यदि मृत्यु होती तो उसका आयोग ने पूरे यूपी में ही इसका निकाल रखा था नोटिफिकेशन। उसी क्रम में आज मतदान हो रहा है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग निवासी दलित समुदाय के महिला व पुरुष कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों गांव के ही कुछ समुदाय विशेष के युवकों पर अपनी लड़की के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस मामले में भोपा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इस मामले में पीड़ितों का आरोप था कि कुछ दिनों पूर्व सुबह के समय ग्राम के ही कुछ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा उनकी लड़की का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह अपनी बड़ी बहन के साथ दिशा शौच हेतु गई थी। इस मामले में पीड़ितों ने आरोपियों के विरुद्ध भोपा थाने में तहरीर भी दी थी, लेकिन आज तक भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है, जिस कारण शनिवार को पीड़ित ग्रामवासी हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारियों के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित बबलू व क्रांति सेना पदाधिकारी श्री मनोज सैनी ने बताया। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू है जी। क्या मामला है जी जिला एसएसपी ऑफिसर? मामला हमारी बहन का है जी। हमारी लड़की है जी। क्या पूरा मामला बताइए। प्रो मामला ये है जी, हमारी लड़की शौचालय के लिए गई हुई थी। दोनों बहन सुबह के टाइम 5 या साढ़े 5 बजे का टाइम होगा सुबह के टाइम में, और जी गुलासिब और मुनासिब बाइक पे आए। पता नहीं वे कब से धमकाते लड़कियों को। लड़की कुछ दिनों डरी रह रही थी और जी उन्हें हथियार दिखाकर लड़की को, छोटे वाली को, सची कुमारी को उठाकर वे बाइक पर ले गए। कौन लोग थे? मुस्लिम लोग हैं जी, हमारे दलित समाज के आदमी हैं। वहाँ 50-60 घर हैं। अच्छा। और पूरा गांव उन्हीं लोगों का ही है। कौन से गांव के आप लोग? नया गांव नंगला बुजुर्ग जी। ये तो किसी ने तहरीर नहीं देखे थाने में? तहरीर देने के लिए हम गए जी। जो सुबह के टाइम हमारी लड़की ने हमें आगे बताया कि भाई छोटी बहन को ऐसे उठा कर ले गए। हम ये भी तहरीर देने के लिए चौकी गए जोली। वहाँ जाने के बाद जी उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट दर्ज कराओ। हमने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। सभी ग्राम समाज के आदमी हमारे साथ थे।
हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। 2 दिन तक हमें कभी चौकी, कभी थाना, कभी चौकी, कभी थाना, ये हमारा मतलब हमारे साथ रहा। अभी हम यहाँ ये प्रयास लेकर आए जी आप लोगों के सामने कि हमारी सुनवाई हो ही जाए, हमारी लड़की बरामद हो जाए। हमारे पास अभी कुछ ग्रामवासियों का फ़ोन हमारे पास में आया था कि वहाँ भोपा थाने में एक हमारे बड़े गरीब परिवार की लड़की थी और कुछ मुस्लिम लोग लव जिहाद के तहत उसका अपहरण करके ले गए हैं और थाना पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, परंतु कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिस गांव में उस लड़की की संभावना है वो गांव पूरा बड़ा संवेदनशील गांव है और पुलिस भी उस गांव में अब तक तलाशी नहीं करा सकी है। तो आज हम इनके पीछे पहुँचे हैं। अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है अगर जल्दी ही लड़की बरामदगी नहीं होती है तो क्रांति सेना इन सभी के साथ में मिलकर लड़की की बरामदगी होने तक इसमें हम आंदोलन चलाएंगे और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, परंतु उसके बाद भी कानून बनने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो चुका है और इनको योगी जी का जरा सा भी भय इनके बीच में नहीं रहा है। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर लूट व हत्या जैसे संगीन मामलों में आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से कुछ चोरों द्वारा चरथावल क्षेत्र में ट्यूबवेल आदि पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिस कारण पुलिस इन चोरों की तलाश में लगी थी। शुक्रवार की रात पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चोर जंगल में चोरी की वारदात के इरादे से घूम रहे हैं, जिस कारण पुलिस ने बताए गए स्थान पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब पुलिस ने क्षेत्र में घूम रहे 3 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दूसरे साथी भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस को बदमाश के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले दिनों में कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कुछ चोरों ने ट्यूबवेल के मोटर इस तरह की चोरियां की। तो उसी में आज चरथावल पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जंगलों में वारदात करने का जो है वो अंजाम देने की फिराक में हैं। उसी में चरथावल पुलिस ने यहाँ अपनी चेकिंग लगाई तो उसी में 3 बदमाश आते दिखाई दिए। उनमें से जैसे ही पुलिस ने उनको रोका तो वो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम शाकिर है, जो कि यहीं का रहने वाला, चरथावल का रहने वाला है। अभी जानकारी में आया है कि उसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन लूट और हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है। उपचार हेतु हॉस्पिटल उसको रवाना किया गया है। जो उसके अन्य 2 साथी थे जो कि वारदात को अंजाम देने में उसके साथ आए थे, वो अभी यहाँ चूँकि गन्ने का क्षेत्र है, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से वो फरार हो गए हैं, जिसके हम लोग लगातार कॉम्बिंग करा रहे हैं और उनको भी हम बहुत अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।